एग्जिट पोल के आधार पर ऐसा बताया जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा के आसार काफी प्रबल होते दिखाई देंगे, लेकिन आज दिन में ऐसा लगा जैसे कि जनादेश पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता हुआ दिखाई दिया और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लेकिन दोपहर होते होते भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सपना साकार न होता दिखाई दिया और अंततः स्थिति यह बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो जरूर है, लेकिन अपने लक्ष्य से जरा यानी कि बहुत थोड़ा पीछे है। और ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने रख दिया है और अब चूंकि उनके पास संख्या बल ऐसी है जिसके दम पर वो अपनी सरकार बना सकते हैं, ऐसे में अब सारा फैसला और सारे फैसले का दारोमदार कर्नाटक के राज्यपाल पर है कि वो सरकार बनाने का नेवता किन्हें देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की माने तो भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर सरकार बना सकती है, दावा कर रही है कि अगर उसे मौका मिले तो फिर विधानसभा के पटल पर वो बहुमत सिद्ध करने का मादा रखती है। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति यह है कि जेडीएस और कांग्रेस मिलकर एक बहुमत की सरकार देने को पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में संविधान विशेषज्ञ के साथ और बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या होने जा रहा है कर्नाटक में। 3 तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, जहां आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को न सिर्फ संबोधित किया बल्कि ये आशा भी जताई कि कर्नाटक की जनता को बीजेपी निराश नहीं करेगी। इसका मतलब क्या निकलता है यह भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज अपनी बातों को किस तरीके से अपने तमाम समर्थकों के सामने रखा है। जनता को, वहां के कार्यकर्ताओं को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं और कर्नाटक के उज्जवल भविष्य में भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं रहेगी, ये मैं कर्नाटक की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आज एक और बात भी करना चाहता हूं। मैं फिर एक बार कर्नाटक के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये देश कर्नाटक की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की विकास यात्रा को रौंदने नहीं देगी, ये मैं कर्नाटक की जनता को विश्वास दिलाता हूं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर्नाटक की जनता को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि कर्नाटक को कांग्रेस मुक्त करने का काम कर्नाटक की जनता ने बड़े मन से किया है। मैजिक फिगर से हम 7 सीट दूर रह गए, सारे कांग्रेसियों की बाहें खिल गई कि पूर्ण बहुमत नहीं आया है, पूर्ण बहुमत नहीं आया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी सीटें 182 थी, इससे 122 थी, इससे 77 करने का काम कर्नाटक की जनता ने किया है और आपका घोर पराजय हुआ है। लिंगायत को माइनॉरिटी का स्टेटस देने का भी एक प्रस्ताव लेकर अंत में आए। जातियों को बांटने का जो सिलसिला श्री राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, यहां पर भी जातियों की पॉलिटिक्स करने से वो बाज नहीं आए। जहां केंद्र के स्तर पर बीजेपी के अध्यक्ष और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कर्नाटक की जनता को निराश नहीं करने की बात कही, वहीं पर अगर आप देखें तो राज्य के स्तर पर दोनों नेताओं ने यानी कि येदियुरप्पा ने और उसके साथ साथ एच डी कुमारस्वामी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। आइए आपको दिखाते हैं ये दोनों नेता क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए जरा चर्चा शुरू कर लें। भारतीय जनता पार्टी से प्रभात झा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस से मीम अफजल जी इस वक्त हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में सुभाष कश्यप जी संविधान विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मीम अफजल साहब, अगर जो बातें आज बीजेपी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही हैं, उन्हें मैं आपसे समझना चाहूं तो आप इसे कैसे समझेंगे? विकास की यात्रा को रौंदने नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी, ये कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप 44 सीट कम हो गए अपने पहले से, यानी कुल मिलाकर आप रास्ते का एक रोड़ा बनकर रह गए हैं। सरकार बनाने की ललक और हुक आप में कहीं ज्यादा है। मीम साहब,
देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज हर चैनल पर कह रहे हैं कि हमको मैंडेट नहीं मिला है, जबकि हकीकत यह है कि मैंडेट तीनों में से किसी भी पार्टी को नहीं मिला। जब मैंडेट तीनों में से किसी पार्टी को नहीं मिला तो जो भी दो दल साथ आकर के सरकार बनाना चाहेंगे उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने, सबसे पहले तो मैं इस बात पर बड़े अफसोस का इजहार करूंगा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पिलर गिर गया, जिसके नतीजे में बसें दब गईं, जिसके नतीजे में गाड़ियां दब गईं और 50 लोगों की अब तक मृत्यु होने की इत्तला है। प्रधानमंत्री जी ये जानते हुए तो इसका जिक्र भी किया उन्होंने। लेकिन ये जो जश्न मना रहे थे, जो मेजॉरिटी ना आने पर मटाया जा रहा था, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने कठोर लोग हैं ये। इनको ये भी एहसास नहीं है कि खुद अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी बुरी तरह से लोग मारे गए और आप अपने पार्टी के दफ्तर में जीत का जश्न मना रहे हैं। और जीत का जश्न नहीं मना रहे बल्कि बाकायदा थ्रेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि अगर, क्या उन्होंने मणिपुर में इस तरह सरकार नहीं बनाई थी? क्या उन्होंने मेघालय में सरकार नहीं बनाई थी? क्या मणिपुर गोवा के अंदर उन्होंने सरकार नहीं बनाई थी? जब आप बनाना चाहें तो वो तो बिल्कुल ठीक है, और जब कोई दूसरी पार्टियां उसी फार्मूले को अपनाएं जी तो वो गुनाह है। आपके मीम साहब, मैं यहीं पर आपको रोककर आपने ये जो बात कही और पहला सीधा जवाब प्रभात जी से ले लूं। प्रभात जी, जो चीज बीजेपी करे वो सही, जो चीज विपक्ष करे वो गलत, आखिरकार ये दोहरा पैमाना क्यों? हमने कभी नहीं कहा, हमने तो अभी भी कहा है कि सर्वाधिक सीटें किसको मिली हैं। सर्वाधिक सीटें यदि बीजेपी को मिली है, अब ये राज्यपाल जी पर निर्भर करता है कि वो जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन को बुलाए या सबसे बड़ी पार्टी को बुलाए। अब उनके स्वविवेक पर प्रश्न चिन्ह कांग्रेस खड़ा कर सकती है, हम नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार उनका है कि वो किसको बुलाना चाहते हैं। अगर वो सबसे बड़ी पार्टी को बुलाना चाहते हैं तो पार्टी फिर अपने समय के साथ सिद्ध करेगी, फ्लोर पर बहुमत लाने की कोशिश करेगी। अगर वो उनको बुलाती है तो वो उनका विवेक, ये सब बातें निर्भर करती है राज्यपाल पर। लेकिन अभी एक नीम अफजल साहब ने प्रधानमंत्री की बात कही, मुझे दुख होता है कि अपनी पार्टी को गर्त में जाते हुए उनको दुख नहीं होता है, हमको हमारी पार्टी का बता रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने देश के, उन्होंने कहा मेरा मन बोझ से दबा हुआ है, और दूसरी तरफ खुशी भी है, लेकिन मैं सबसे पहले उनको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभात जी। आपने भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने बनारस के इस हादसे से ही की, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आइए जरा हम कर्नाटक के सरकार बनाने की प्रक्रिया पर बात करें। अब इसलिए ये बात नहीं कहना चाहिए कि हम उत्साह में हैं, लेकिन नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीम अफजल साहब को ये बातें नहीं कहना चाहिए। चलिए, और प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बात कर नीम अफजल साहब बहुत बड़े नेता नहीं हो जाएंगे, या मैं किसी राहुल गांधी जी के बारे में बात करूंगा तो बड़ा नहीं हो सकता। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी छोड़ दीजिए प्रभात जी, लेकिन मैं आपसे बस इतना समझना चाहता हूं कि आज जो अंक गणित है, और यह वास्तविकता है हमारे देश की राजनीति की, जो अंक गणित है उसके आधार पर सरकार आपका बना पाना बहुत मुनासिब नहीं है, जब तक कि तोड़फोड़ नहीं होती है। और बिना तोड़फोड़ किए आप विधानसभा के पटल पर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ की राजनीति पर कदम आगे बढ़ाना पसंद करेगी? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नैतिकता के लिए एक अच्छा कदम होगा? क्या ये आदर्श युक्त कदम होगा? क्या आप फिर मैं वही बात कहूंगा कि ये सारी बातें आप हमसे कह रहे हैं, हमने तो इतना ही कहा है कि राज्यपाल जी स्वविवेक से बुलाएंगे। हम बिना तोड़फोड़ के भी, जो लोग अभी 7 लोग जो लिंगायत के जीत कर आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम क्यों ऐसा करें, हम क्यों इनके साथ जाएं, अगर जेडीएस के, कांग्रेस के साथ ही जाना है तो हम क्यों लड़के आए हैं। हमने तो नहीं कहा, अगर अपने विवेक से कोई कुछ करेगा तो आप क्या उसको तोड़फोड़ कहेंगे? मैं इतना जानता हूं कि अगर हमें बुलाया जाता है तो राजनीति में अपना विवेक कौन नेता इस्तेमाल करता है, ये बताइए। स्वेच्छा से आता है तो उसका हम मना तो नहीं करेंगे। बिल्कुल वही मैं आपसे कह रहा हूं प्रभात जी, आप भी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा नेता, ऐसा कौन सा जीता हुआ विधायक हो जो स्वविवेक से ये बातें कहेगा? मीम साहब,
अजय जी मुझे आप नहीं अजय जी नहीं अजय जी, हमने तो नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल आपने नहीं कहा। चर्चा चल रही है, लेकिन आप जानते हैं कि ये बातें स्वविवेक से कभी नहीं कही जाती। ये प्रलोभन और प्रोत्साहन के बाद ही बातें सामने आती हैं। ये बात आप तो बखूबी जानते हैं और ये वास्तविकता है। इसमें क्या प्रलोभन है? मैं फिर कह रहा हूं आपको कि फ्लोर पर ही सिद्ध होगा ना। नहीं, वो तो खैर राज्यपाल के विवेक पर आपने बात कही, लेकिन मैंने आपसे एक सैद्धांतिक सवाल पूछा था। मीम साहब, चलिए आप यही बता दीजिए कि ऐसे कौन से वो 7 विधायक आपके हैं जो आज आपसे अलग होकर बीजेपी के साथ आने के लिए आतुर बैठे हुए हैं? आपको इसकी जानकारी है क्या? पार्टी ने 2 बार इसको क्लैरिफाई किया है कि ये सिर्फ अफवाह है। एक बार गुलाम नबी आज़ाद ने, एक हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने, दोनों ने इसको किया है। मैंने खुद उनका बयान सुना है। अगर प्रभात झा जी ने नहीं सुना हो तो दूसरी बात है। प्रभात झा जी को मैं एक गलतफहमी दूर कर दूं। पहली बात तो ये कि प्रभात जी अपने आप को बड़ा लीडर समझे ना समझे, मैं उन्हें एक बड़ा लीडर मानता हूं। और मैं बड़ा लीडर इसलिए नहीं मानता हूं कि वो बहुत पॉपुलर हैं, बड़े अवामी आदमी हैं। मैं इसलिए उनको बड़ा लीडर मानता हूं कि वो एक अच्छी और साफ़ सुथरी गुफ्तगू करने के आदी हैं। इसलिए किसी को बुरा कहने से कोई बड़ा लीडर नहीं बन जाता और किसी की तारीफ़ करके भी नहीं बन जाता। प्रधानमंत्री के शान में मैं शायद बहुत कम ऐसे लोगों में होऊंगा जो गुस्ताखी करता हूँगा। आज जो मैंने बात कही उसमें भी मैंने उनकी गरिमा को कहीं भी ज़रा सी भी ठेस नहीं पहुंचाई। अच्छा, लेकिन मीम साहब जरा मुद्दे पर आइए ना। ये बताइए वो 7 लोग जो हैं जिनके बारे में दोपहर से चर्चाएं आम है, ये चर्चा आम कहाँ से हुई? किसने ये बात कही? कहीं से तो बात लीक हुई होगी। बिना आग के धुआं तो दिखाई नहीं देता ना साहब। देखिए नहीं, कहीं ना कोई धुआं है ना कुछ है। मैं आपको बता दूं, खुद पीसीसी प्रेसिडेंट ने कहा कि कुछ लोगों ने आकर मुझसे बात की थी, मशवरा किया था जी, और मैंने उनसे बात की। अब उनका इशारा किस तरफ था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी अफवाहों को फैलाने में मास्टर है। और ये भी एक अफवाह थी जो फैलाई गई थी। चलिए, शायद इसलिए फैलाई गई थी तो कि ताकि ये एहसास कराया। मुझे लगता है कि प्रभात जी इसका जवाब जरूर देंगे। मीम साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप सब लोग को बार-बार आज उठाऊं क्योंकि वक्त जरा बहस के लिए हमारे पास कम है। मैं उर्मिलेश जी से ये सवाल लेना चाहूंगा। उर्मिलेश जी, ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री जी के भाषण को आपने सुना होगा, अमित शाह जी के भाषण को भी आपने सुना होगा। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहें कि विकास की यात्रा को कर्नाटक में हम रौंदने नहीं देंगे, इसका आशय और मतलब क्या है? क्या आप मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सांकेतिक तौर पर यह कहा कि सरकार हम ही बनाएंगे? अब विकास की यात्रा को रौंदने नहीं देंगे, इसका क्या अर्थ है? बहुत दिलचस्प बात यह है कि पिछले 5 सालों में अगर यात्रा विकास की रही है तो उसी यात्रा के लिए कह रहे हैं, या इसके पहले येदियुरप्पा जी की सरकार के समय जब था उसकी कह रहे हैं, सदानंद गौड़ा के समय था उसकी कह रहे हैं? ये कुछ बात समझ में नहीं आई। क्योंकि जो लोग कर्नाटक की हिस्ट्री को थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो ये जानते हैं कि कर्नाटक में देवराज अरस की सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को मजबूत आधार दिया था। तो ये चीज़ें पता नहीं कर्नाटक की हिस्ट्री के बारे में वो जनरल थिमैया की तरह ही जानते हैं, फील्ड मार्शल करियप्पा की तरह जानते हैं, भगत सिंह और नेहरू की मुलाकात के बारे में जानते हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री कार्यालय जाने। लेकिन मेरी जो समझ काम करती है कि विकास यात्रा को थमने नहीं देंगे, इसका क्या मतलब है? अरे भाई, सरकार बननी है, गवर्नर के विवेक पर ही नहीं निर्भर करता है। गवर्नर विवेक का अपने आप इस्तेमाल नहीं करता है, वो भारत के संविधान की रोशनी में करता है। भारत के संविधान के उन प्रावधानों को लेकर जब भी विवाद हुआ है उसकी व्याख्याएं अलग अलग ढंग से की गई हैं और उनमें एक रूपता है। जैसे सरकारिया कमीशन, बॉम्बे डिसीजन, ये तमाम जो डिसीजंस हैं आप उनको अगर देखें तो मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में कर्नाटक का विवाद इतना जटिल नहीं है जिसका फैसला ना हो जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 8 विधायक कम हैं, कोई और दूसरी पार्टी उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। निर्दलीय जो विधायक हैं उन्होंने भी ऑफर नहीं किया है। ये 7 लिंगायत विधायकों की जो अफवाह है जिसकी तरफ हमारे मित्र प्रभात जी अभी चर्चा कर रहे हैं, क्या प्रभात जी जो बात कह रहे हैं वो किसी विज्ञप्ति में, किसी बयान में इन 7 लिंगायत कथित विधायकों ने कही है कहीं? पहली बात। दूसरी बात, देखिए मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि सरकार किसकी बने, लेकिन 8 विधायकों का इंतजाम बीजेपी कैसे करेगी? चलिए यही सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और यही चीज एक तरह से उर्मिलेश जी ने आपके सामने रखा। बीजेपी ने जो पहले किए हैं उसको कैसे भुला सकती है?
प्रभात जी। देखिए उर्मिलेश जी, मैं इतना जानता हूं कि यह स्वविवेक पर राज्यपाल यदि बुलाते हैं, और अपने राज्यपाल जी जो अपने उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसको बुलाते हैं, उसके बाद फ्लोर पर टेस्ट होगा। फ्लोर पर दादागिरी तो नहीं होगी। अब कैसे होगा, क्या होगा, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। 8 लोग कहां से लाएंगे? इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं अनेक विधानसभाओं में हुई है, वो कहां से आए हैं, ये सब बातें आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए यह तो जब निर्णय होगा किसको बुलाया जाता है, उसके बाद विचार होगा कि हम 112 कैसे सिद्ध करेंगे, और ये कैसे आएंगे ये हम पर छोड़ दीजिए। ये चिंता का विषय आप में से किसी का नहीं हो सकता है। आपने कहा किसकी सरकार बनेगी, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी आई है नंबर पे। अच्छा प्रभात जी, मुझे सबका बयान याद है, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि राज्यपाल मैं अरुण जेटली जी के बयान की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो उन्होंने मणिपुर के मामले में कहा था। मणिपुर के बारे में क्या कहा था अरुण जेटली ने? देखिए फिर मैं फिर कहूंगा, क्या बताइए ना क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जो राज्यपाल ने जो कदम उठाए हैं वो सही हैं। इसका मतलब कि उनका ये कहना था कि जो अधिक संख्या पर पा करके भी सरकार न बनाने की स्थिति वाला दल है, उसको न आमंत्रित करके अगर उन्होंने एक ऐसी सरकार बनाने का प्रस्ताव किया है या उसके लिए पहल की है जो आपस में मिल करके और सरकार चला सकते हैं, तो ये जायज है। भले ही प्री पोल अलायंस न रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे उर्मिलेश जी, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि राज्यपाल जी आप सबसे बड़े दल को बुलाइए। जब राज्यपाल जी ने निर्णय लिया तब उन्होंने कहा। अब राज्यपाल जी कर्नाटक के क्या निर्णय लेते हैं ये तो उनके विवेक पर निर्णय करता है, न मेरे कहने से न आपके कहने से होगा। अच्छा प्रभात जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, हम लोग सब इस बात को लेकर पहले भी कहा था यही बात, और बाद में भी यही बात कही। चलिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इसे राज्यपाल के विवेक पर डाल रहे हैं, लेकिन मैं एक बहुत मोटा सवाल आपके सामने रख रहा हूं। हम सब जानते हैं कि बिना खरीद फरोख्त के ये 8 विधायक का इंतजाम कर पाना मुमकिन नहीं है। पार्टी तोड़ पाए ऐसी स्थिति में बीजेपी है नहीं, क्योंकि 2/3 बहुमत आपको चाहिए होगा, जो कि संभव नहीं है। ना तो कांग्रेस टूटेगी और ना ही जेडीएस। अन्य का सहायता है नहीं आपके पास। जाहिर सी बात है इसमें काफ़ी जोड़ तोड़ की बातें हो सकती हैं, कुछ लोगों को बाहर बैठाने की बात हो सकती है। और राज्यसभा में जिस तरीके से वोट के लिए लोगों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर जाना पड़ा, क्या भारतीय जनता पार्टी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा देगी? क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक होगा? भारतीय जनता पार्टी स्थायी सरकार देने की ओर बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को जब तक राज्यपाल बुलाएंगे नहीं तब तक कैसे सिद्ध करेंगे? जब राज्यपाल बुलाएंगे उसके बाद विचार किया जाएगा कि हम फ्लोर पर कैसे टेस्ट करें। और यह बात एकदम गलत है कि जोड़ तोड़ करके ही, खरीद फरोख्त करके ही, अरे सहज भी तो लोग आ सकते हैं। ये आपने कैसे, ये जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक कैसे सिद्ध होगा? इसलिए आपकी आशंका हो सकती है, लेकिन हमारा विश्वास है कि फ्लोर टेस्ट पर हम पूरी तरह भाई अब ऐसा कीजिए मीम साहब, आप सहज ही बीजेपी को समर्थन दे दीजिए। भारत के संविधान में दल बदल विधेयक। उर्मिला जी, मैं बस एक सवाल मीम साहब से पूछ लो। मीम साहब, आप सहज ही बीजेपी को समर्थन दे दीजिए ना, सरकार बना लेंगे, क्या दिक्कत है? जी देखिए, जिन लोगों पर इनको काफ़ी तकिया है, जब वो इन्हें समर्थन नहीं दे रहे तो हम क्या समर्थन देंगे? दूसरी बात ये कि हम तो पूरे देश के अंदर बीजेपी से लड़ रहे हैं जी, लेकिन प्रभात जी जैसे आदमी, मैं समझ रहा हूँ आज बहस में भी नहीं आते तो अच्छा होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अंदरूनी तौर पे कैसे आदमी हैं। बहुत ही विवेक वाले आदमी हैं, बड़े उसूल परस्त भी हैं। कम से कम मैं बहस में बैठने के बाद उनके बारे में ये महसूस करता हूँ, लेकिन आज वो बुरे फंस गए हैं, चूँकि ये बताने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि इन 8 MLA आएंगे कहाँ से। और जाहिर है कि 2/3 मेजॉरिटी हो तभी कोई पार्टी टूट पाएगी, और जो नामुमकिन है। अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये काम करके बीजेपी एक रॉन्ग सिग्नल अपने बारे में दे रही है और पूरे देश में अपने लिए एक माहौल बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी बाई हुक और क्रुक किसी भी तरह सरकार बनाना चाहती है कर्नाटक के अंदर, और ये पूरे साउथ में मैसेज जा रहा है। आपको बता दूं, आज प्रधानमंत्री ने साउथ के बारे में बहुत, मैं बड़े अदब के साथ आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। हमको कहा जाता है बाई हुक एंड क्रुक सत्ता में आने और बीजेपी को रोकने की कोशिश में आप भी तो लगे हैं जी। आप देखिए आज क्या हाल हुआ है कांग्रेस का। कर्नाटक की ही बात लीजिए, ये 15वां चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है सत्ता संभालने के बाद 2014 से, और आज तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर खड़ी नहीं हो पा रही है। जेडीएस का सहारा न होता तो आप वाकई में कहीं भी नहीं होते इस चुनाव में। आप बताइए, क्या खुद कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकने की बहुत आवश्यकता नहीं है? देखिए अजय जी, अगर कांग्रेस अपने गिरबान में नहीं झांकेगी तो गलती करेगी, और हम हर बार जब भी हमारी हार होती है हम अपने गिरबान में भी झांकते हैं, अपने अंदर सुधार भी पैदा करते हैं, अपनी इलेक्शन स्ट्रेटेजी भी बदलते हैं। आपने देखा कि गुजरात के अंदर हमारा परफॉर्मेंस कैसा था, आपने देखा कर्नाटक के अंदर हमारे लीडर ने, हमारी पार्टी ने, हमारी पूरी टीम ने और हमारे चीफ मिनिस्टर ने कितनी मेहनत की। मैं मानता हूं कि आज हम हारे हैं, लेकिन इससे ये कहीं सिद्ध नहीं होता कि हम मेहनत नहीं कर रहे या हम लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन लोग आपकी बात मान नहीं रहे। घूम कर देखा ये बात तो आप मानेंगे ना, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप सबको बीच में बहुत टोक रहा हूं, लेकिन मीम साहब लोग आपकी बात को मान नहीं रहे। आपकी तमाम तकरीर, आपकी दलील आज लोगों के कानों में नहीं जा रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी की बातों को मान रहे हैं, और ये बात इसलिए सिद्ध होती है कि 40 सीट से बढ़कर 104 सीट तक पहुंचना ये बीजेपी का काम है। आप चाहे इसे जिस भी नजरिए से देखें, लेकिन आप 122 सीट से घटकर 78 पर आ गए। ये आपकी बात है, ये आपकी कमी है। देखिए, जो हमारी कमी है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी एकदम उभर कर सामने नहीं आई। हम लोग नीचे चले गए, कई बार गए, और हम फिर उभर करके आए, और हम फिर उभर कर आएंगे। ये मैं आपको बता दूं, हम फिर उभर करके आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना मगरूर नहीं होना चाहिए। जो मगरूरियत का एहसास वो अक्सर करवाते हैं, जिस तरह से उनके लोग आकर टीवी चैनल्स पर चैलेंज करते हैं, जिस तरह से वो अपनी बड़ाई करते हैं, मेरे ख्याल है ये सियासत में जेब नहीं देता है। जब सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया देखती है। आप एक सूरज की मानिंद निकले हैं, आपको दुनिया देख रही है, जताने की ज़रूरत नहीं है। ये मत कहिए कि हम गर्मी बांट रहे हैं। आपकी गर्मी होगी तो बटेगी, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, मैं कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, देखिए देश के अंदर जिस तरह से आज मैंडेट मिल रहा है, इसमें आवाम को भी सोचना ही पड़ेगा कि वो पार्टी जिसने पिछले 4 साल में अपना एक भी वायदा पूरा नहीं किया, जिसने अपनी एक स्कीम को भी कंप्लीट नहीं किया, मीम साहब आप चाहे जो भी कह लें, जगह जगह पर मुझे लगता है कि ये सवाल मैं पूछूं, इससे बेहतर होगा कि प्रभा जी ये सवाल, लेकिन लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभा जी, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभा जी, लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, वायदे पूरे नहीं करते, इसके बाद भी लोग आपकी बात मान रहे हैं। भाई ये आने वाले वक्त कोई जादुई छड़ी जरूर होगी, वरना अजय प्रभात जी कुछ कहें उसके पहले मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। जी उर्मिलेश जी, देखिए कांग्रेस के पास जीत की जिजीविषा की कमी हो सकती है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बीजेपी जो कर रही है कि वो किसी कीमत पर सरकार बनाए, चाहे जहां भी, अगर वहां हारे तो भी सरकार बनाए, 2 विधायक आए तो भी सरकार बनाए, अगर उसके पास बहुमत से बहुत दूर संख्या है तब भी बनाए, संविधान को तोड़ मरोड़ना पड़े तो भी बनाए, आई मीन राज्यपाल की खिल्ली उड़ाना पड़े तो भी बनाए। ये शर्मनाक है। और मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं कि जो बिहारी वाजपेयी या अटल बिहारी वाजपेयी या आडवाणी जी हों, उनके दौर में ऐसा नहीं देखा गया। प्रभात जी, तो इसका जवाब दीजिए प्लीज। प्रभात जी, तांत्रिक विमर्श का तकाजा है कि इस वक्त बीजेपी भी वो काम न करे जिससे भारत का संविधान कलंकित होता हो।
बिल्कुल उर्मिला जी, लेकिन अभी प्रभात जी से हमारा संपर्क नहीं है, इसलिए वो शायद आपके जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये है जो कि मैं अभी मीम साहब के साथ पूछ रहा था, और मुझे लगता है कि अब सवाल को मुझे आपके सामने मीम साहब फिर रखना पड़ेगा। आप चाहे जितनी भी दलील दीजिए मीम साहब, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज का नौजवान वर्ग, आज का देश का एक बहुत बड़ा वर्ग लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहा है। राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है। हम उससे चाहे किसी भी अंदाज में कहें, कांग्रेस का इतिहास भी इस बात से पटा हुआ है कि हर कीमत पर सरकार बनाना है। एनटी रामाराव के दिन याद कीजिए, उसके बाद भी कई ऐसी सरकारें कांग्रेस के समय भी बनाई गई हैं जिस वक्त कांग्रेस ने तमाम धज्जियां उड़ाई हैं लोकतांत्रिक परंपराओं की। मीम साहब, बिल्कुल, कांग्रेस ने भी उड़ाई, धज्जियां उड़ाई हैं, ये बात सही है। पार्टी ने सबक भी लिया है, और जहां जहां पर हमसे गलतियां हुई हैं हमने, मैं वही कह रहा हूं कि अगर कहीं हमसे गलतियां हुई हैं तो हमने उसका एतराफ़ किया है। लेकिन हम ये बता दें कि हमारी गलतियां आज की सरकार के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर हमने एक काम नहीं किया तो ज़रूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वही काम ना करे। अगर हमने कुछ काम किया है वो ठीक नहीं था तो बस भारतीय जनता पार्टी को तो हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमको सबसे पहले जब हम कभी कोई सवाल उठाते हैं तो कहते हैं आप अपने ज़माने में क्या करते थे। तो इसका मतलब यह है कि हमने जो कुछ किया वो सर्टिफिकेट बन गया आपके लिए। देखिए ये तो बनता ही है ना आपने जो मीम साहब, ये तो बड़ी बहुत बुनियादी सी बात है। आप बताइए, परिवार में अगर बड़ा बच्चा कुछ करता है तो छोटा बच्चा हमेशा यही कहता है कि बड़े बच्चे ने ये किया इसलिए मुझे भी करने की इजाजत है। इसमें कहां गलत है आप बताइए जरा। क्या ये परिवारों में नहीं होता? क्या ये घरों में नहीं होता? लेकिन जब घरों में होगा तो राजनीति में भी होगा। बताइए, आपने जो विरासत छोड़ी है उसी विरासत को आज दूसरी पार्टियां उठाकर आगे चल रही हैं। 3 स्टेट, ये बात तो आपको सोचनी चाहिए थी ना। तो फिर आज फिर हमको क्यों टोका जा रहा है? अगर ये 3 स्टेट्स के अंदर इन्होंने सरकार गलत तरीके से बनाई थी और अगर वो गलत थी, अब तो कोर्ट से जो फैसला हुआ उसको भी बता रहे हैं। अब तो कोर्ट ने भी उन फैसलों को सही ठहरा दिया, तो इसलिए उसे गलत ठहराने का शायद कोई आपके पास औचित्य बचता ही नहीं। लार्जेस्ट पार्टी हो उसको बुलाया जाए। नहीं, हमारे पास तो बचता है 78 सीट हमारी हैं और 38 सीटें जेडीएस की हैं, 2 इंडिपेंडेंट भी साथ हैं। अब कोई बचता ही नहीं है तो सरकार बनाने का हक तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, चलिए तो राज्यपाल के विवेक पर होगा, लेकिन मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मीम साहब एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में अध्यक्ष के तौर पर यह पहला चुनाव जिसमें हम करारी शिकस्त तो नहीं कह सकते क्योंकि आपका वोट परसेंटेज बढ़ा है। पहले के मुकाबले आपने बेहतर वोट परसेंटेज हासिल किया, ज्यादा जन समर्थन हासिल किया, सीटें हासिल नहीं कर पाए। अब आप इसे राहुल गांधी के अध्यक्ष पद के आधार पर कैसे देखेंगे? क्या आपको लगता है कि पार्टी एक बहुत ही मजबूत अध्यक्ष के हाथ में है जो कूटनीति और रणनीति के आधार पर विरोध में खड़े अमित शाह का न सिर्फ मुकाबला कर सकता है बल्कि उनसे 20 होगा, क्योंकि आपको 20 होना ही पड़ेगा अगर आप 2019 में अपने आप को बीजेपी के सामने रखना चाहते हैं तो? देखिए, ये मैं आपको मानता हूं कि आपका ये जुमला बिल्कुल ठीक है कि हमको 20 होना पड़ेगा। हम 20 नहीं 21 भी होंगे। अब वक्त आने दीजिए, अभी और चुनाव आने वाले हैं। यहाँ पर कर्नाटक के अंदर आप देखेंगे कि सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। चलिए मीम साहब, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आप शामिल हुए, और मुरली जी आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रभात जी इस वक्त हमारे साथ अफसोस कि नहीं है क्योंकि तकनीकी दिक्कत की वजह से उनसे हम बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन न्यूज़ नेशन आज आपके सामने इस बात को प्रस्तुत करना चाहता है कि हमने एग्जिट पोल के समय अपने तमाम रिपोर्टर्स के जानकारी के आधार पर आपके सामने रिपोर्टर ओपिनियन रखा था, और हमने जो बातें आपके सामने रखी थी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर, कौन सी पार्टी किस आंकड़े तक पहुंच पाएगी, यह हमें कहते हुए गर्व होता है कि हम लगभग सही निकले हैं। और यह अपने आप में प्रदर्शित करता है कि न्यूज़ नेशन के तमाम संवाददाता जमीन से आज कितने जुड़े हुए हैं। जुड़ चुके हैं, करता हूं पैसे स्टेट और सेंटर की बात कर रहा हूं। नतीजों से पहले नतीजों का अनुमान। तो न्यूज नेशन की इस खास पेशकश कर्नाटक का महापौर खास। न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने दिया नतीजों का रुझान। 10 साल से सत्ता से बाहर रही जेडीएस भी इस बार एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है। कर्नाटक की जनता ने ईवीएम में दिग्गजों की तकदीर कैद की तो न्यूज नेशन की टीम ने जानी जनता के मन की बात।
न्यूज नेशन के संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो सर्वे कर ये साफ कर दिया कि सूबे में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने वाला है। न्यूज नेशन के इस खास कवरेज में कर्नाटक के महापोल में अलग अलग न्यूज एजेंसीज के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज नेशन का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या कुछ कहती है वो हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 99 से 108 सीटें मिल सकती हैं कर्नाटक में, वहीं कांग्रेस को 75 से 84 सीटों पर संतोष करना होगा। जेडीएस के खाते में 31 से 40 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 3 से 7। मतदान के बाद हमने दिखाया और अब नतीजों ने न्यूज नेशन की ग्राउंड जीरो सर्वे पर लगा दी है मुहर। न्यूज नेशन ने अनुमान लगाया था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और उसकी सीटों का औसत भी करीब 103 का होगा, जबकि कांग्रेस को 79 और जेडीएस को 35 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई थी। और अब नतीजे आने के बाद ये साफ हो गया है कि कर्नाटक के मन की बात जो हमने देश को बताई वो सबसे सटीक साबित हुई। आपका पसंदीदा चैनल न्यूज नेशन एक बार फिर उतरा है आपके भरोसे पर खरा। जाहिर सी बात है, हमने पूरी कोशिश की कि आपके पास सटीक हम रुझान प्रस्तुत कर सके और ये करने की हमने पूरी कोशिश की है।